सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे जो बाहर के स्टूडेंट हैं। तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने यूपी पीसीएस के नोट्स जो मैं डेली बनाती हूँ। और अभी तक मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स शेयर किए थे, बट अब की बार मैंने सोचा कि मैं इसके साथ जियोग्राफी भी पढ़ती जाऊँगी, क्योंकि हर बार क्या होता है कि मैं हिस्ट्री में कंप्लीट कर लेती हूँ, बट जियोग्राफी और इकोनॉमी ऐसे दो सब्जेक्ट रहते हैं जिनका कोर्स मेरा अधूरा रह जाता है। पिछली बार भी मैंने नहीं पूरी क्लास ले पाई थी और पूरा नहीं पढ़ पाया था। सो इस बार मैं थोड़ा फोकस करूँगी अपने जियोग्राफी पे, ताकि ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है। सो अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टेट पीसीएस की या फिर किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मेरे नोट्स देख के अपने नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप मेरे नोट्स से इंस्पायर होकर अपने नोट्स बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने जियोग्राफी के नोट्स। और हाँ, मैंने ज़्यादा अदर सिर्फ ब्लू पेन का इस्तेमाल किया है, मैंने ज़्यादा रेड पेन या ब्लैक पेन का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि उससे बहुत टाइम वेस्ट होता है बार बार पेन बदलने पे। तो नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ी स्पीड भी धीरे हो जाती है। तो मैंने सिर्फ ब्लू पेन का इस्तेमाल किया है। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए, आपको ऑब्वियसली ब्लॉग पसंद आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो चलिए बिना कुछ देरी किए आपको अपने नोट्स दिखाती हूँ। मैंने वायुमंडल की वायुओं का संगठन लिख दिया कि गैसें, धूलकण और जलवाष्प होती है। फिर यहाँ पे मैंने गैसों का जो है परसेंटेज लिख लिया, जैसे हमारा जो नाइट्रोजन 78%, जो ऑक्सीजन है वो 20.9 यानी कि 21% बोल सकते हैं। फिर आर्गन हो गया। तो ये सब मैंने ऐसे लिख लिया। काफ़ी वायुमंडल मतलब इसकी जो पृथ्वी है, मतलब जो इसके अगल बगल परत रहती है, जो सघन होता है, ये इसी को ही हम वायुमंडल बोलते हैं। फिर हमने यहाँ पर नाइट्रोजन के बारे में लिख लिया कि कम सक्रिय है, अमीनो अम्ल के निर्माण में भाग लेती है, प्रोटीन के निर्माण में उपयोगी है, वृद्धि के लिए उपयोगी है। फिर यहाँ पे मैं ऑक्सीजन के बारे में लिख लिया कि जीवनदायिनी है, दहन के लिए आवश्यक है। फिर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लिख लिया कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए इम्पैक्ट करती है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। फिर बाकी मैंने यहाँ पर ये लिख लिया कि ग्लोबल वार्मिंग आखिर क्या होता है। तो जैसे हमारी पृथ्वी होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी CO2 जाती है ऊपर के लिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब यहाँ से जाती है और उससे टकरा के वापस आ जाती है, तो ये पृथ्वी का जो हमारा वातावरण वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। जैसे यहाँ लिख रखा है कि मैंने धरातल जाने वाली ऊष्मा को रोकती है। कौन रोकती है? ये CO2 रोकती है। जैसे जो हमारी पृथ्वी गर्म हुई तो वो जाएगी ऊपर की ओर, ठीक है। तो लेकिन ये क्या होता है, अगर ये से परत बन गई तो ये फिर ये वापस हमारी पृथ्वी पर आ जाती है, जिससे हमारी पृथ्वी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस गैसें ही इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। फिर मैंने वायुमंडल का संगठन लिख लिया है कि गैसें, धूलकण और जलवाष्प। धूलकण में समस्त सूक्ष्म ठोस कण होते हैं, जैसे मिट्टी, धुआं, नमक और संग और पराग। धूलकणों की भूमिका है कि आर्द्रता नाभिक के रूप में कार्य करते हैं और वर्षा के लिए उपयोगी रहते हैं, ठीक है। धूलकण ही वर्षा के लिए उपयोगी है, ये बात आपको याद रखनी है। सूर्य तप को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल धूलकण जो होता है सूर्य तप को प्रभावित करते हैं। भोर और संध्याकालीन प्रकाश जो होता है इसी के कारण होता है। और उसमें हम साइंस पे जाएंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन भी बोल सकते हैं, जो चीज़ें होती हैं। ये धूलकण के ही कारण तो हमारा परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, प्रकीर्णन होता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारी अर्थ रही, ये सूर्य रही, तो प्रकाश क्या होता है, जब आता है और वापस इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। फिर ये प्रकाश जब आना जाए इसको अपवर्तन बोलते हैं, फिर प्रकीर्णन बोलते हैं। ये सब चीज़ें जो है धूलकण के कारण ही होती हैं। और फिर हम दिन के बाद देख लेते हैं कि पूरे दिन मतलब ऐसे मैंने डायग्राम बना रखा कि यहाँ पे सूर्य ये होता है, संध्याकालीन जो प्रकाश होता है, और ये सूर्योदय प्रकाश होता है। तो ये सब किसके कारण होता है, धूल के कणों के कारण ही हमें दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण संभव होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने लिख ली, ये साइंस की बातें हो जाती हैं, फिजिक्स की। और इसके बाद जलवाष्प के बारे में मैंने लिख लिया है। वायुमंडल में उपस्थित नमी धरातल से ऊपर जाने में जलवाष्प में कमी होती है, विषुवतीय क्षेत्रों में अत्यधिक होता है, मरुस्थल पर नियंत्रण होती है, वर्षा के लिए उपयोगी होता है। कौन? जलवाष्प। मौसम का निर्धारण, चक्रवातों के लिए निर्माण में आवश्यक। जलवाष्प में ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है, ठीक है। जलवाष्प भी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होता है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को सिर्फ CO2 याद रहती है और मीथेन याद रहती है, यानी कि CH4। फिर वायुमंडल की संरचना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप प्रश्न भी मुझसे पूछ सकते हैं। सो अब मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट अपने नोट्स के साथ। सो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।